जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग हिस्ट्री को देख रहे हैं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के वो स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बताइएगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था? सबसे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिंग। ठीक है, पूछा जाएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिंग। ठीक है, पूछा जाएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम पूछा गया। पूछा जाएगा फिर कि भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो कि यानी भारतीय था, तो इस प्रकार सी राजगोपाल, यानी प्रथम भी उसमें लगा सकता है, अन्यथा ये तो अंतिम वाला हो जाता है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, उसके बाद पूछा एक इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है कि प्रथम कौन था और अंतिम कौन था। तो इसके लिए रॉबर्ट है विलियम की मौसी, इसमें रॉबर्ट से हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, है से हो जाएगा हेस्टिंग, और विलियम से हो जाएगा विलियम बेटिंग, और की से हो जाएगा कैनिंग, और मौ से हो जाएगा माउंटबेटन, और सी से हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो इसमें जो अंतिम रहेगा उस वही अगला में प्रथम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे बताइएगा अगला की यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल कब से कब तक था? 1757 से 1760 ईस्वी। ठीक है, पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैध शासन किसने प्रारंभ किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ किया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा अगला कि वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1785। ठीक है, 1774 से 1785। ठीक है, बताइएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट और राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग ने लाया था। ठीक है, मदरसा अधिनियम और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था? 86 से 1793। ठीक है, 1786 से 1793। बताइएगा कि नागरिक सेवा के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने लाया था। ठीक है, उसके बाद जमींदारों की शक्ति को कम किया गया और दरोगा का पद को किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने लाया था। ठीक है, उसके बाद चल अदालत की स्थापना किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। मकबरा जो कि यूपी के गाजीपुर में स्थित है, वो किसके समय में बना था? कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि सहायक संधि किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, उसके बाद इस सहायक संधि के अंतर्गत पहला यानी कि प्रदेश कौन सा था जो कि सहायक संधि का शिकार हुआ था? नहीं, ये था हैदराबाद। हैदराबाद यानी कि जिसने सबसे पहले सहायक संधि को माना, वो कौन सा था? हैदराबाद। ठीक है, बंगाल का शेर के नाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? यही वेलेस्ली को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बंगाल में फोर्ट विलियम का कॉलेज किसके समय में बना था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा अगला की लॉर्ड हेस्टिंग यानी कि वारेन हेस्टिंग, जिससे लॉर्ड हेस्टिंग कहा जाता है, हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1818 से 1823 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद नेपाल युद्ध इसी के समय में हुआ था, जो कि नेपाल युद्ध जो समाप्त हुआ था किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? संगोली के संधि के तहत। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया था जिसने नेपाल ने। ठीक है, उसके बाद फिर पिंडारियों का अंत किसके समय में हुआ था? यही था हेस्टिंग। ठीक है, हेस्टिंग के समय में पिंडारियों का अंत हुआ था। उसके बाद मद्रास में रैयतवाड़ी लाया था किसने? हेस्टिंग ने लाया था। ठीक है, और शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किस गवर्नर जनरल के समय में था? हेस्टिंग के समय में। ठीक है, अगला देखते हैं विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1828 से 1835 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? विलियम बेटिंग। ठगी प्रथा और शिशु हत्या पर प्रतिबंध किसके समय में लगा था? विलियम बेटिंग के समय में। ठीक है, अगला
अगला हम लोग देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि आधुनिक भारत का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, बताइएगा कि रेल, डाक, तार, पीडब्ल्यूडी सड़क प्रारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में यानी वुड डिस्पैच जो नियम जो आया था 1854 ईस्वी में, ये किसके समय में आया था? डलहौजी के समय में आया था, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसने 1848 ईस्वी में यानी लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में हड़प नीति यानी व्यक्तिगत नीति को लाया था, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा कि इसके तहत सबसे पहले उसने किस स्थान को हड़प के तहत अपनाया था? सतारा को हड़पा था, जो कि पंजाब का यानी कि सतारा को हड़पा। उसके बाद इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा को कहाँ भेज दिया था? इंग्लैंड भेज दिया था। उसके बाद पूछा जाएगा कि अगला है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1856 से 1862 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब 1857 का विद्रोह खत्म हुआ तो यह किस संधि के तहत यह खत्म हुआ था? यह हुआ था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1857 में क्रांति हुआ, 1858 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुआ। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इस समय समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा अगला है कि लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1862 से 1863। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि बहावी आंदोलन का अंत किसके समय में हो गया था? एल्गिन के समय में हो गया था। अब पूछा जाएगा कि बहावी आंदोलन का केंद्र कहां था? तो पटना में था। ठीक है, उसके बाद अगला है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि पहली बार जनगणना प्रारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में, जो कि कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि आधुनिक जिसे जो जनगणना क्या रह गया था? अधूरा रह गया था। उसके बाद पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल का मृत्यु अंडमान निकोबार में यानी छुरा भोगने से हो गया था? वो कौन था? लॉर्ड मेयो था। ठीक है, इसका हत्या कर दिया गया था अफगानी सैनिकों के द्वारा। उसके बाद पूछा जाएगा अगला है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1876 से 1880 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि आर्म्स एक्ट किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने लाया था, यानी कि भारतीयों को हथियार रखने के लिए नहीं दिया जाता था आर्म्स एक्ट के तहत। तो उसके बाद सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किसके समय में कर दिया गया था? लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, उसके बाद प्रेस का गला घोटने के लिए यानी कि कौन सा एक्ट लाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड लिटन के समय में लाया था। इसमें क्या होता था कि यानी कि अखबार को अंग्रेजी में ही छापना होता था। अगर यदि आप किसी भाषा अन्य दूसरे भाषा में छापते हैं तो इससे पहले आपको अखबार को अंग्रेजों से सत्यापित कराना होता था, तभी आप दूसरे भाषा में अखबार छाप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यानी अगर यदि आप अन्य भाषा में छापते हैं तो उसका संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। यही था इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। ठीक है, उसके बाद अगला आया लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से 1884 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद इसने जो किया था, जितना भी गलती लॉर्ड लिटन ने किया था उन सबों को सुधार किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने करवाया था। ठीक है, आर्म्स एक्ट को खत्म किसने किया? लॉर्ड रिपन ने खत्म किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। ठीक है, सिविल सेवा की आयु यानी 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। ठीक है, उसके बाद पहली बार पूछा जाएगा कि नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। कब से स्टार्ट हुआ था? 1881 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। इल्बर्ट बिल किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, इल्बर्ट बिल में था कि इसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सुना सकते थे। पहले होता था कि अंग्रेज ही भारतीयों को सजा सुनाता था, लेकिन लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल जब पास हुआ, इसमें हुआ कि अंग्रेज अगर यदि कोई गलती करता है तो उसे भारतीय जज भी सजा सुना सकता है। ठीक है, जिस कारण अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिसे किस विद्रोह के कारण के नाम से जाना गया? इसे जाना गया श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया, जो कि बिल को वापस लेना पड़ गया। ठीक है।
है। उसके बाद अगला पूछा जाएगा कि यानी कि लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पेशे से क्या थी? एक नर्स थी, जो कि यानी कि इटली की रहने वाली थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों का सेवा किसने किया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था। अगला आ गया लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1884 से 1888 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में। पूछा जाएगा कांग्रेस की स्थापना किस ईस्वी में हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन? किस गवर्नर जनरल ने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था। ठीक है। अगला देखते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी है। ठीक है। पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, जो कि कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। इसके समय में अत्यधिक आयोग का गठन किया गया था, जैसे कि पुलिस सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग। इसी कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? इसके कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल के नाम से जाना जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को। ठीक है। अगला आया मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी। ठीक है। पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड मिंटो यानी कि मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1909 में भारत के राज्य सचिव कौन थे? भारत में जो राज्य सचिव उस समय कौन था? मार्ले था। ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो था। ठीक है। इसी कारण जो 1909 ईस्वी में एक अधिनियम आया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। मार्ले मिंटो के तहत कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था। ठीक है। मिंटो द्वितीय को भारत का सांप्रदायिक का जनक कहा जाता है। पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, अगला बताना आप लोग को कि हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था? 1910 से 1916। ठीक है। उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द किसके समय में हुआ था? हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था, ये कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि कलकत्ता से राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली कब घोषित किया गया था? 1911 ईस्वी में। घोषित 1911 में। और उसके बाद फिर लागू कब से हो गया था? 1 जनवरी 1912 ईस्वी से। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध किसके समय में प्रारंभ हुआ था? हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था, क्योंकि हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कितना हो जाता है? 1910 से 1916। अब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था 1400 यानी कि 1914 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था और 18 तक चला था। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा या अगला चलेगा यानी कि यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय में। चेम्सफोर्ड का यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस ईस्वी में हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला आ जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक है? 1921 से 1926 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि इसके समय चौरी चौरा का कांड हुआ था, जो कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? किस ईस्वी में? 1922 ईस्वी में हुआ था, जिस कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि पहली बार भारत में ICS यानी यूपीएससी की परीक्षा यानी कि इलाहाबाद में जो 1922 ईस्वी में हुआ था, वह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? रीडिंग के समय में ही हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगला इरविन चलते हैं, यानी कि इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1926 से 1931 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन, दंडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये सभी किसके समय में हुआ था? इरविन के समय में हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह को जो फांसी लगा था, तो वो किस समय लगा था? किस गवर्नर जनरल के समय में? इरविन के समय में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद दंडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में ही स्टार्ट हो गया था। उसके बाद बताइएगा, अगला हम लोग देख लेते हैं यानी कि बेलिंगटन का कार्यकाल कब से कब था? 1931 से 1936। ठीक है। पूछा जाएगा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था? बेलिंगटन के समय में हुआ था। ठीक है। जो कि 1932 ईस्वी में हुआ था।
अगला पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वेलिंगटन के समय में हुआ था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि इस यानी वेलिंगटन के समय ही भारत शासन अधिनियम 1935 से पारित हुआ था। किसके समय? वेलिंगटन के समय में। अगला चलेगा लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1936 से 1943 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा प्रांतीय चुनाव जो कि 1937 ईस्वी में हुआ था, वह किसके समय में हुआ था? लिनलिथगो के समय में। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 1945 तक चला था, किसके समय में स्टार्ट हुआ था? लिनलिथगो के समय में। क्रिप्स प्रस्ताव किसके समय में आया था? लिनलिथगो। और भारत छोड़ो आंदोलन लिनलिथगो। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा अगला बेबेल यानी इसका कार्यकाल 1943 से 1947 तक था। शिमला सम्मेलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड बेबेल के समय में। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत किसके समय में आया था? बेबेल के समय में। ठीक है, उसके बाद जिसमें कि अंतरिम सरकार और संविधान सभा की यानी कि गठन की प्रावधान रखा गया था। ठीक है, अगला है कि माउंटबेटन यानी इसका कार्यकाल कब से कब तक हो जाता है? 1947 से 1948 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद जो कि यह यानी भारत में केवां वायसराय था? अंग्रेजी वायसराय 34वां वायसराय था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने भारत को स्वतंत्र कर दिया था। किसके समय में भारत स्वतंत्र हुआ था? माउंटबेटन के समय में। ठीक है, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? किस ईस्वी में? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। अब हम लोग एक एक करके यानी कि गांधी युग पहले देखेंगे, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद अन्य सभी क्रांतिकारियों को देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला गांधी युग हम लोग चलते हैं। बताइएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, जो कि गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इसे प्यार से किस नाम से जाना जाता है? भाई के नाम से कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जो कि यानी कि कहाँ के शासक का दीवान था? ये राजकोट शहर का दीवान था। ठीक है, कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। पूछा जाएगा कि गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। ठीक है, उसके बाद फिर गांधी जी का विवाह जो हो गया था यानी कि 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में हुआ था, वो किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से विवाह हुआ था। ठीक है, गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज को जाना जाता है। ठीक है, जो कि दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा ये अपने उच्च शिक्षा के लिए यानी गांधी जी अपने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। ठीक है, वहां से वकालत की पढ़ाई यानी LLB करके यानी बैरिस्टर बन के कब पहली बार भारत आया था? 1891 ईस्वी में भारत वापस आया था। ठीक है, एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए गांधी जी कब यानी कि दक्षिण अफ्रीका चले गए थे? 1893 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में यानी कि किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? यह था आपका नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में स्थित पीट्सबर्ग यानी कि पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन का नाम पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन। ठीक है, उसके बाद इसे नीचे फेंक दिया था क्योंकि वहां डिब्बा में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि प्रथम श्रेणी में भारतीय और कुत्तों को जाना मना है। ठीक है, उसके बाद इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफी मांगनी पड़ी। ठीक है, पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया था? दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि गांधी जी के द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहां पर किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद भारत में प्रकाशित हुई यह इंडियन ओपिनियन, लेकिन पूछा जाएगा कि कौन सी भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ था? उर्दू भाषा में नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को वहीं बना लिया था दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा अगला कि महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली थी?
आंदोलन की प्रेरणा यानी कि रूस के विद्वान टॉल्स्टाय से मिला था। ठीक है, उसके बाद पूछा लियो टॉल्स्टाय, और इन्हीं से महात्मा गांधी ने सर्वाधिक यानी कि लियो टॉल्स्टाय से ही महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। लेकिन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिला था? रस्किन से, जो कि जर्मनी विद्वान था रस्किन से भूख हड़ताल की रस्किन से भूख हड़ताल की प्रेरणा मिला। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव कौन थे? महादेव देसाई। ठीक है, वही पूछा जाएगा कि यानी अमेरिकी पत्रकार कौन थे? महात्मा गांधी का सहयोगी जो था मिलर नामक पत्रकार था, मिलर नाम था ही मिलर। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी को उपाधि कौन कौन मिला है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बताइएगा कि अंग्रेजों ने गांधी जी को यानी कि जब गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत सारे भारतीयों को शामिल किया था यानी भर्ती कराया था, तो अंग्रेजों ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? सार्जेंट की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी? केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दिया था? महात्मा की उपाधि दिया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दिया था? बापू की उपाधि दी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, पूछा जाएगा कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, उसके बाद जादूगर किसने कहा था? शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि मलंग बाबा के नाम से किसने संबोधित किया था? खुदाई खिदमतगार संस्था था जिसने इसे गांधी जी को मलंग बाबा कहा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि किस यानी कि वैज्ञानिक ने कहा था कि आने वाले 100 से 200 साल बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था। यह किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जब भारत लौटा था तो यानी कि वह किस दिन भारत लौटा था? तारीख उस दिन क्या था? 9 जनवरी था। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में, जो कि 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि जब महात्मा गांधी 1916 में भारत यानी 15 में भारत आया, उसके बाद 1916 में सर्वप्रथम उसने कौन से आश्रम की स्थापना किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, जो कि कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, उसके बाद इस आश्रम के लिए धन किसने दिया था महात्मा गांधी को? अंबालाल साराभाई ने दिया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की एक कुटिया है जिसका क्या नाम है? हृदय कुंज। हाँ, हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है उस कुटिया को। उसके बाद 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता यानी कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण निहल्ले जमींदारों के 3 कठिया पद्धति के लिए यानी कि इसकी जानकारी दिया था। किसको? महात्मा गांधी को दिया था। ठीक है, उसके बाद 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ कहां पहुंचे? चंपारण पहुंचे। ठीक है, वहां सफल सत्याग्रह किया। अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी। महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद इसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो कि क्या था? यानी कि किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ करवाया था। किसने? गांधी जी ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें था कि इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। कौन से सत्याग्रह में? खेड़ा सत्याग्रह में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे, वह कौन कौन से तरीका से आंदोलन करता था? जिसमें एक था सत्याग्रह, दूसरा होता था उसका भूख हड़ताल, तीसरा होता था बहिष्कार, और उसके बाद नहीं माना जाता था तो हड़ताल पे उतर जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बताइएगा, यानी कि भारतीय क्रांति को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट
एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया था, ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता था? एनारिकल एंड रिवॉल्यूशन एक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसके तहत यानी शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा किस कानून को बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी ने इसे किस नाम से यानी बताया था? रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से बताया था, ठीक है। उसके बाद इसी कानून के तहत पंजाब के दो नेता कौन कौन थे? एक था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। इस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था यानी कि जलियांवाला बाग के समय? ओ डायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था, ठीक है। और गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर कौन था? आर डायर था, ठीक है। आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा गया किसके द्वारा? ओ डायर के द्वारा भेजा गया, ठीक है। जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि भारत वह कौन सा भारतीय था जिन्होंने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दे दिया था? वह हंसराज था, हंसराज नामक था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ, ठीक है। गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? केसरे हिंद की उपाधि, ठीक है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग में कौन सी उपाधि लौटा दी? सर की उपाधि। और यानी कि डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए यानी किसके मदद से एक आयोग यानी समिति के गठन किया था? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया एक मूर्खतापूर्ण कदम है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने इसकी यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन गठित किया गया? हंटर कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। इस कमीशन ने जनरल डायर को सही ठहराया। जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार भेंट किया गया था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि जनरल ओ डायर को यानी कि किसके द्वारा 1940 में लंदन में जाके गोली मारा गया था? उधम सिंह के द्वारा मारा गया था, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1916 ईस्वी में, ठीक है। यानी होम रूल लीग जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत कितने चरण में हुआ था? दो चरण में हुआ था। पहला चरण किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि अप्रैल 1916 ईस्वी में कहां पे स्टार्ट किया था? महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था, ठीक है। इसी आंदोलन के दौरान उसने यानी कि कहा था कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा भारतीय अशांति का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, यानी कि इंडियन अनरेस्ट के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। जिस कारण बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के ऊपर केस कर दिया और केस करने के लिए कहां चले गए थे? लंदन चले गए थे, लंदन चले गए, जिस कारण 1918 ईस्वी में होम रूल लीग का पहला चरण समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। इसका अर्थ होता है कि महात्मा गांधी तथा यानी कि इसकी अर्थी को यानी जब बाल गंगाधर तिलक मरा था इसकी अर्थी को महात्मा गांधी और शौकत अली ने कंधा दिया था, ठीक है। उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन का दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था? वह 1916 में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन किनके द्वारा किया गया था स्टार्ट? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, ठीक है, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। जब 1918 में उन्हें छोड़ा गया तो होम रूल लीग आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, ठीक है। होम रूल का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि राज्यों का खुद का स्वशासन होगा, ठीक है। उसके बाद अगला खिलाफत आंदोलन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से वादा किया था कि तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, ठीक है। यानी कि इसी कारण खिलाफत आंदोलन यानी विद्रोह हुआ। तो खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट किया था, ठीक है। बताइएगा कि अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली में किस स्थान पर हुआ था?
फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था, जो कि 23 नवंबर 1919 ईस्वी को इसकी अध्यक्षता किसने किया था? खिलाफ महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहां से महात्मा गांधी को मुसलमानों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद अगला आएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद यानी महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया था, विद्यार्थियों ने अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया था, नाई धोबी मोची जितना भी था यानी कि अंग्रेजों का काम करना छोड़ दिया था। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी वस्तु को खरीदना भी लोगों ने छोड़ दिया था। उसके बाद बताइएगा कि दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन किसने किया था, यानी नेतृत्व कौन कर रहा था? राजगोपालाचारी ने कर रहा था, यानी गोपालाचारी कर रहा था। उसके बाद पूछा जाएगा कि इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? हाँ, मजरूल हक ने, यानी मौलाना मजरूल हक ने किया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया था, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। कौन से आंदोलन? असहयोग आंदोलन से। ठीक है, उसके बाद इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? हाँ, CR दास यानी चितरंजन दास था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि पहली महिला कौन थी इस आंदोलन में जेल जाने वाली? बसंती देवी थी। ठीक है, उसके बाद यानी पूछा जाएगा कि चौरी चौरा का घटनाकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, जिसमें था कि 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना के समय महात्मा गांधी किस स्थान पर थे? गुजरात में थे। ठीक है, इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर कब असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत ने विरोध किया था। ठीक है, तो बताइएगा कि जब असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था तो यह यानी वचन किसने कहा था कि यदि कश्मीर में किसी गांव में हिंसा हुआ है तो उसका सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दिया जा रहा है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, उसके बाद इनका कहना था कि जब गोरखपुर में ऐसा घटना हुआ है तो पूरे भारत में क्यों असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया है? ठीक है, उसके बाद यह बात किसने कहा था कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, उसके बाद 10 मार्च 1922 ईस्वी को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को कितने वर्ष की सजा हुई थी? 6 साल की सजा हुई थी। लेकिन 1924 ईस्वी में गांधी जी के खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है, 1924 में गांधी जी ने बेलग्राम के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि बेलग्राम कहाँ स्थित है? किस राज्य में? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। अगला चलते हैं हम लोग स्वराज दल की स्थापना कब किया गया था? 1922 ईस्वी में किया गया था। यानी कि स्वराज पार्टी का गठन पूछा जाएगा तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, उसके बाद यानी 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई थी। चर्चा 1922 में, और गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुआ था, यानी इलाहाबाद में हो गया था। इसके पहले अध्यक्ष यानी स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। ठीक है, उसके बाद तथा महासचिव इसके कौन थे? मोतीलाल नेहरू। लेकिन इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, उसके बाद इस पार्टी का उद्देश्य क्या था कि केंद्रीय विधानसभा यानी संसद में घुसकर सरकारी कामकाज में बाधा डालना था। ठीक है, तो इसके तहत हुआ था कि विधानसभा में 100 सीटों में स्वराज दल को कितना सीट प्राप्त हुआ था? 42 सीट प्राप्त हुआ था, जिस कारण से 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बनकर उभरी। ठीक है, उसके बाद सरकारी कामकाज में बाधा डालना इसका काम था, और राज्यों की स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता को दिलाना था। उसके बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिलाना था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होने दिया, जो
जाति की उच्चता को बरकरार रखना चाहता था। कौन? ली कमीशन यानी ली आयोग। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि विट्ठल भाई पहले भारतीय बने जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय जो था विट्ठल भाई। ठीक है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया था। ठीक है। क्योंकि इन सबों ने क्या कहा था कि हम लोग सरकारी पद नहीं लेंगे, लेकिन इन सबों ने सरकारी पद लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण से जनता का विश्वास इन सब पर से उठने लगा और 1928 आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई। ठीक है। उसके बाद बालसाड़ सत्याग्रह। बालसाड़ सत्याग्रह कब हुआ था? बालसाड़ सत्याग्रह 1924 ईस्वी में हुआ था। यह गुजरात के बालसाड़ में डकैत कर के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। अंग्रेजों को डकैती कर रद्द करना पड़ा। इसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ पटेल। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा बाइकॉम सत्याग्रह। बाइकॉम सत्याग्रह कब हुआ था? बाइकॉम सत्याग्रह 1924-25 ईस्वी में हुआ था। बाइकॉम सत्याग्रह 1924-25 में कहां पे हुआ था? केरल के मालाबार तट पर हुआ था। ठीक है। इजावा जनजाति के लोग को मंदिर के आगे रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद जिसके कारण टीके माधवन ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन? बाइकॉम सत्याग्रह। बाइकॉम सत्याग्रह को किसने प्रारंभ किया था? टीके माधवन ने प्रारंभ किया था। अगला चलते हैं हम लोग साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि 1919 के अधिनियम में 10 वर्षों के बाद सुधार करेंगे, किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव उस समय कौन थे? वर्केन हेड। वर्केन हेड ने साइमन कमीशन का गठन करवाया। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? पूछा जाएगा तो कब होगा? 1927 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 के साथ कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है। इसका अध्यक्ष साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था साइमन। ठीक है। उसके बाद क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की जांच करने आया था। इसका नाम इंडियन स्टेटुअरी कमीशन यानी कि भारतीय वैधानिक आयोग था। ठीक है। पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में, यानी फरवरी 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा साइमन कमीशन। ठीक है। उसके बाद यानी कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय सॉन्डर्स की हत्या से किस क्रांतिकारी के सिर पर चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय कहाँ का रहने वाला था? पंजाब का था। ठीक है। उसके बाद तो बताइएगा कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी? लाला लाजपत राय ने कहा था। ताबूत क्या होता है? जिसमें कि मतलब जैसे कि अंग्रेज सब मरता है या तो मुस्लिम लोग जो मरता है उसमें यानी कि लेटा के उसके बाद एगो डिब्बा टाइप का रहता है, उसी को ताबूत कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि सॉन्डर्स की हत्या का आरोप लगाकर किसे फांसी की सजा दी गई थी? भगत सिंह को। ठीक है। उसके बाद समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया। किसका? साइमन कमीशन का। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है? साइमन कमीशन को जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत के जस्टिस पार्टी तथा यूअनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया था। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है। रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था। कौन सी रिपोर्ट के आधार पर? साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार जो कि बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव जो कि कब कराया गया था? 1937 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है। उसके बाद इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई थी, जिसमें से 8 राज्यों में से कांग्रेस की सरकार बन गई थी। पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। उसके बाद अगला देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट यानी इसमें था कि साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि सर्वसहमति से वह अपना एक कानून बना लेंगे तो उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। यह किसने कहा था? वर्केन हेड ने, कि अगर यदि आप लोग एक सर्वसम्मति से अपना कानून बना लेते हैं तो उसे हम पारित करवा देंगे। ठीक है। उसके बाद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए किसने यानी कि नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने किया था?
तो ये किया था मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, डोमिनियन स्टेट यानी कि स्वायत्त राज्य की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट को पारित नहीं हो सका था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा 14 सूत्री फार्मूला किसने दिया था, जिन्ना ने दिया था, ठीक है। जिन्ना ने 14 सूत्री फार्मूला दिया था। अंग्रेजों ने इस 14 सूत्री फार्मूला को स्वीकार किया था, नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद अगला लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी की अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में रखा गया था, ठीक है। उसके बाद यानी कि पूछा जाएगा कि सबसे पहला स्वाधीनता दिवस किस तारीख को मनाना शुरू किया गया था, 26 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया, इसके बावजूद भी उसे लागू नहीं किया गया, तो उसे किस दिन लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में किसके द्वारा तिरंगा झंडा लहराया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लहराया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। तो उन्होंने और एक बात कहा था कि मध्य रात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं दांडी मार्च। बताइएगा दांडी मार्च किसने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग को सौंपा था, यानी 11 सूत्री मांग पूछा जाएगा तो किससे संबंधित है, महात्मा गांधी। 14 सूत्री जिन्ना से, ठीक है। किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने यानी कि साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ यानी कि दांडी मार्च स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और पहुंचा कब था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचा था, ठीक है। उसके बाद वहां पहुंचकर यानी कि यह कितना दिन में तय किया था, यह दूरी 24 दिन में दूरी तय किया था, जो कि 385 किलोमीटर का दूरी था, ठीक है। गांधी जी ने दंडी में आसवन विधि के द्वारा नमक को बनाया। इसी के साथ महात्मा गांधी ने उसी समय यानी 6 अप्रैल को कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर दिया, यानी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में ही हो चुका था, ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दंडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने एक आंदोलन को प्रारंभ किया था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, बार बार असहयोग आंदोलन बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि कश्मीर के क्षेत्र से किसने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, यानी कि खुदाई खिदमतगार के लेखक कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार संस्था के स्थापना किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, ठीक है। उसके बाद लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी कि यही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, इसी समय यानी किस स्थान के, बिहार के किस स्थान के कैदियों ने नंगा विद्रोह प्रारंभ किया था, यह छपरा से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व किसने किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था, यानी मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान यानी सरोजनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसाना नामक स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई थी, अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया, ठीक है। पूछा जाएगा कि लड़कों की बंदरी सेना और लड़कियों की मंजरी सेना किस आंदोलन के दौरान बनी थी, तो ये बना था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही तैयार किया गया था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा था, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई भी कांग्रेस प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुंच रहा था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि
उसके बाद है कि इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लेंगे तो गांधी के कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिसमें से सबसे प्रमुख बात कौन सा था? राजनीतिक कैदियों की रिहाई था। इस समझौते के तहत भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि भगत सिंह राजनीतिक कैदी ना होकर ये एक आपराधिक इस पर मुकदमा चल रहा था, जो कि यानी कि समझने में गांधी जी को दिक्कत हुआ, इसी कारण भगत सिंह को नहीं छोड़ा पाया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि किन्होंने कहा था गांधी और इरविन को दो महात्मा कहकर किन्होंने संबोधित किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। ठीक है, इसके तहत यानी कि इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी किस पानी के जहाज से बैठकर यानी कि लंदन गया था? SS राजपुताना नामक जहाज से बैठकर गया था, जो कि ब्रिटेन में इसका स्वागत किसने किया था? विंस्टन चर्चिल ने किया था। ठीक है, बताइएगा कि अर्धनग्न फकीर कहकर किसने संबोधित किया था? विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। ठीक है, उसके बाद सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? रेमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, उसके बाद जो कि दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग यानी कौन सी यानी कि कम्युनल अवार्ड की बात कही गई थी, जिस कारण से महात्मा गांधी सम्मेलन छोड़ के भाग गए यानी कि लौट गए। उसके बाद फिर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया, जब यानी कि वहां से 1932 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था 1931 ईस्वी में, वहां से जब आए तब पुनः 1932 ईस्वी में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, महात्मा गांधी की गिरफ्तार करके उसे कौन से जेल में रखा गया था? पुणे के यरबदा जेल में रखा गया था, यानी पुणे के यरबदा जेल में कैद कर दिया गया था। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं। बताइएगा कि भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता था। इसमें था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ था? 12 सितंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था, क्योंकि महात्मा गांधी इस समय कौन सा आंदोलन कर रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 7 सितंबर 1931। इस यानी कि पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड जो था उसने सांप्रदायिक पंचांग की बात कर दी, यानी कि उसी के कारण महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर चले आए। बताइएगा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 यानी 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? नहीं लिया था। ठीक है, सम्मेलन में मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए जो पृथक क्षेत्र यानी सांप्रदायिक पंचांग जो बना रहा था उसकी घोषणा कर दी कि हाँ बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर, यानी तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बताइएगा कि पुणे समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। यानी कि पुणे समझौता किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें प्रावधान था कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा जो हुआ था, दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया था। महात्मा गांधी ने पुणे के किस जेल में अनशन स्टार्ट कर दिया गया था? महात्मा गांधी को कहां रखा गया था? यरबदा जेल में। यरबदा जेल में ही उन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि अन्न जल को त्याग दिया। उसके बाद तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट जो कि 71 था, 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 148 कर दिया गया। ठीक है, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित कुल संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। उसके बाद बताइएगा हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था। उसके बाद अगला आया कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया गया था? 1932 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1932 ईस्वी में बताइएगा कि किनके द्वारा, यानी कि दलितों को आकर्षित करने के लिए उसे हरिजन नाम दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ यानी कि छुआछूत संघ की स्थापना किया गया था, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था?
आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस समय वायसराय कौन था? मुस्लिम लीग जब आंदोलन मुस्लिम लीग जब स्टार्ट हुआ था तो इस समय वायसराय था मिंटो द्वितीय था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा 1909 के मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम और नरम दल और गरम दल के नेता कब मिले थे? 1916 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन चल रहा था? लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद 1929-30 के दौरान मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात कही थी। द्विराष्ट्र की बात किसने कहा था सर्वप्रथम? मोहम्मद इकबाल ने। कब कहा था? 1929-30 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, उसके बाद 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीय तथा कांग्रेस के अनुमति के ही घोषणा कर दिया गया कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जो कि जिस कारण से कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को वायसराय के परिषद से त्याग दे दिया। ठीक है, उसके बाद जब वायसराय के परिषद से कांग्रेस ने त्याग दिया तो मुस्लिम लीग ने एक दिवस मनाया था। उस दिवस को किस नाम से जाना जाता है? मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है। मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन यानी 1940 ईस्वी में, जिनकी अध्यक्षता किसने किया था? 1940 में जिन्ना ने किया था। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। पृथक पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? ईस्वी पूछा जाता है 1940 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1945 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए कौन सा सम्मेलन लाया था? 1945 में शिमला सम्मेलन बुलाया। किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह से पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था, किंतु सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग के कारण ही यह सम्मेलन विफल हो गया था। उसके बाद फिर अगला हम लोग कल से देखेंगे। ठीक है, अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। प्रत्येक दिन क्यूज होता है, क्यूज से जुड़िए। धन्यवाद।